हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ईडी। आज हम जानेंगे कि ईडी वर्क कैसे करता है, ईडी किन किन लॉज पे काम करता है, कौन से लॉज ईडी के अंडर आते हैं और ईडी के डायरेक्टर कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कौन सी कमेटी उनको चूज़ करती है और ईडी से इतना डर क्यों लगता है। मतलब ईडी और पुलिस में क्या अंतर है कि अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका क्या फ़र्क है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें क्या फ़र्क है। आज हम ईडी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ईडी जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, उसके अंदर किसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर ईडी वर्क करता है। ईडी वर्क अंडर 3 लॉज। ईडी 3 कानूनों पे काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहलाती है? जब ब्लैक मनी को हम वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी होता है जिस पर टैक्स नहीं देते हैं, कि जिस पैसे पे अगर टैक्स नहीं दिया भरा जा रहा है उस पैसे को हम ब्लैक मनी कंसिडर करते हैं। और जब उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है विदाउट पेइंग एनी टैक्स तो हम उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का ये कानून हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये कानून भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी सिर्फ हम ईडी पे फोकस करते हैं। एक पहला हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सेकंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देखो, ये जो एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कौन सा लॉ है? ये सिविल लॉ है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है वो एक क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये भी एक सिविल लॉ है। अब हम इन तीनों लॉ के बारे में जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ब्लैक मनी को जब हम इलीगली कन्वर्ट करते हैं वाइट मनी में तो हम इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसके लिए कानून बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिस पे ईडी काम करती है। ये एक क्रिमिनल लॉ है, याद रखना ये क्या है, एक क्रिमिनल लॉ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम फेमा बोलते हैं, ये एक सिविल लॉ है, ठीक है। और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये भी एक सिविल लॉ है। इसमें क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है और वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ईडी इम्पॉर्टेंट पावर्स क्या है ईडी की? वाई वर्ल्ड आर सो स्केयर्ड ऑफ ईडी? ईडी से इतना डर क्यों लगता है? ईडी में की ऐसी कौन सी पावर्स है जो उसको यूनिक बना देती है? ईडी की जो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ईडी की जो बिगेस्ट वेपन है वो है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज। कि जैसे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही और कोई एक्यूज पाया गया, कि कोई गुनहगार पाया गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको जब्त कर लेंगे, ठीक है। और वंस ऑर्डर इज पास प्रॉपर्टी सीज फॉर 180 डेज। एक बार वो ऑर्डर निकल गया कि हाँ ये गुनहगार है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। कब तक के लिए? मिनिमम 180 डेज़ के लिए उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। Once order is passed, property is seized for 180 days. It is not mandatory to give an enforcement case information report in every case as it was not an FIR. What does it mean? इसका मतलब है, यहाँ देखो, एक होता है क्रिमिनल लॉ, और मैंने बताया कि पीएमएलए जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। तो ये एक स्पेशल तरह का क्रिमिनल लॉ है। और एक होता है यूजुअल क्रिमिनल लॉ, मतलब नॉर्मल क्रिमिनल लॉ। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ और एक स्पेशल क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या है? जैसे कि पीएमएलए हमारा क्या हो गया, स्पेशल क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कौन अरेस्ट करता है? कि किसी ने क्राइम किया तो एक क्रिमिनल लॉ बन चुका। इसमें क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करती है। क्रिमिनल लॉ में जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉज होते हैं उनमें पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन जब पीएमएलए होता है तो ये हमारा क्या है, क्रिमिनल लॉ है। यहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, यहाँ पे ईडी के ऑफिसर्स अरेस्ट करते हैं। टेक्निकली उनको हम पुलिस नहीं बोलते, दे आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज करती है टू डिस्क्लोज, और क्या होता है, कॉपी भी दी जाती है। जब एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज करती है। और वहीं पे ईडी क्या दर्ज करती, ECIR।
ECIR कौन दर्ज करती है? ईडी दर्ज करती है। और जो FIR की रिपोर्ट होती है, जो कि ECIR जो है वो FIR नहीं है। और जब अरेस्ट किया जाता है तो हमें ग्राउंड बताए जाते हैं यूजुअल क्रिमिनल लॉ में। लेकिन जब हम किसी को इसमें अरेस्ट करते हैं अंडर PMLA एक्ट, तो ग्राउंड नहीं बताए जाते हैं। तो इसीलिए ईडी से डर भी लगता है कि ये बिना बताए अरेस्ट भी कर सकते हैं। FIR भी इसमें दर्ज नहीं होती है, इसमें ECIR दर्ज होती है। और ये जनरल लॉ है और ये क्या है? क्रिमिनल लॉ है। वापस, yes, it is not a mandatory to give an enforcement case इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने बताया कि यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है, ECIR दर्ज होती है। और यहाँ पे FIR की जो ECIR की जो होती है कॉपी भी नहीं दी जाती है, पुलिस केस में दी जाती है। और यहाँ पे ग्राउंड मेंशन नहीं किए जाते हैं। अगर आपको अरेस्ट किया तो इसका ग्राउंड मेंशन नहीं करेंगे ईडी में। The statement made to ED are valid as evidence. अगर आपसे ईडी वाले कुछ पूछते हैं तो अगर आपने कुछ बोल दिया उनके सामने तो वो एज अ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है। लेकिन जब आप पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड मतलब एज अ सबूत एविडेंस की तरह नहीं लिया जाता है, लेकिन ईडी का लिया जाता है। यहाँ देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो एनीथिंग यू सेड बिफोर पुलिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस। जब हम पुलिस के सामने कुछ बोलते हैं तो उसको एविडेंस की तरह नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो अगर पुलिस मार के पुलिस स्टेशन में कोई सबूत इकट्ठे करती है तो वो गलत है। लेकिन वहीं जब ईडी आपसे कोई बात कर रही है, आपसे कोई सवाल कर रही है और आपका हर एक स्टेटमेंट वहाँ पे एज अ एविडेंस काउंट होता है, तो वेयर एज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम कौन है? ईडी ड्यूरिंग इंक्वायरी आर वैलिड एविडेंस एडमिसिबल होते हैं। मतलब उसको एविडेंस की तरह लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईडी ऑफिसर्स आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर्स। तीसरा स्टेटमेंट भी हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ईडी की इंपॉर्टेंट पावर्स क्या हैं और हमें ईडी से क्यों डरना चाहिए। ईडी अगर का बिगेस्ट वेपन है कि वो आपके अटैचमेंट्स जो हैं मतलब जो भी प्रॉपर्टी हैं वो आप जब्त कर लेंगे मिनिमम 180 डेज़ के लिए। और इसमें FIR दर्ज नहीं होती है, इसमें ECIR दर्ज होती है जो कि FIR नहीं कहलाती है। इसमें आपको ग्राउंड भी मेंशन नहीं करेंगे अरेस्ट के, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट प्रोवाइडेड। और द स्टेटमेंट मेड टू ईडी आर वैलिड एज एविडेंस। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि ईडी क्यों पावरफुल है और ईडी से हमें डर क्यों लगना चाहिए। साथ में हमने देखा कि 3 लॉ पे ईडी काम कर रहा है। रिवाइज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट की जो भगौड़े होते हैं जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, उनके ऊपर ये फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट का लॉ, ये वाला कानून काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इस पे भी ईडी काम करता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो है PMLA, ये क्रिमिनल लॉ है। बाकी के जिन नीचे के 2 लॉ हैं वो सिविल लॉ हैं। सॉरी, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 ये एक कॉसी क्रिमिनल लॉ है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे लास्ट टाइम में लिखा है कि who has escaped from India warranting arrest and provide for the confiscation of their properties to the central government। मतलब कि एक बार ये भाग गए तो वारंट निकाल दिया जाता है कि जब भी ये दिखेंगे तो इनको अरेस्ट कर लेना है। तो मतलब उस टाइम तो अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि ये भाग गए, लेकिन अरेस्ट करने का वारंट निकल जाता है। तो ये कॉजी क्रिमिनल लॉ है और इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती हैं। तो और जब्त करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। तो ये कॉजी क्रिमिनल लॉ है। ईडी के डायरेक्टर्स, ईडी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ईडी के डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है अंडर CBC एक्ट 2003। CBC एक्ट 2003 के तहत ईडी को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओरिजिनल एक्ट जो था CBC एक्ट 2003,
इसमें मिनिमम डायरेक्टर को कितने साल के लिए, कि अगर किसी को डायरेक्टर बनाना है तो मिनिमम वो 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे, नॉट लेस देन 2 years। लेकिन 2018 में जब एस के मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका टर्म जो है एक्सटेंड हुआ, क्या कर दिया, 1 साल के लिए उनका टर्म, एस के मिश्रा का टर्म एक्सटेंड कर दिया। तो जो ये एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन इज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसको हम किस केस से जानते हैं, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2021। क्या बताया मैंने कि एस के मिश्रा थे, उनको मतलब उनका 2 साल का टर्म हो गया था, मतलब मिनिमम 2 साल के लिए अपॉइंट की, नॉट लेस देन, मिनिमम तो इतना ही कि 2 साल से नीचे ईडी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया और ये इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डिवीज़न बेंच ने इनका केस सुना और उन्होंने बोला कि सेड एक्सटेंशन ओनली इन रेयर और एक्सेप्शनल कंडीशन, कि एक्सटेंशन अलाउड है बट इन रेयर एंड एक्सेप्शन कंडीशन। बट जो एस के मिश्रा का जो एक्सटेंशन हुआ था उसका कोई रीज़न नहीं बताया और उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट जुरिस्डिक्शन निकाल सकते हैं। 5 तरह की रिट होती हैं अंडर आर्टिकल 32, जिसमें से एक रिट कौन सी है, ऑर्डर मैंडेमस। मैंडेमस एक रिट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वी कमांड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमांड किया, नो फर्दर एक्सटेंशन टू ईडी चीफ एस के मिश्रा, इनका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। सिर्फ इन्हीं की बात की, ऐसा नहीं बोला कि एक्सटेंशन होगा ही नहीं, सिर्फ एस के मिश्रा का एक्सटेंशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेयर और एक्सेप्शनल कंडीशन में हो सकता है, लेकिन इनका तो कोई रीज़न ही नहीं बताया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैंडेमस कि वी कमांड खाली करो। तो लेकिन सीबीसी एक्ट 2021 में इसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने सीबीसी एक्ट 2021 एक कानून पास किया, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक्सटेंशन कर दिया कि मैक्सिमम 5 years तक ईडी के डायरेक्टर हो सकते हैं। 2 साल तो वो मिनिमम ओरिजिनल था ही, लेकिन 1+1+1+1 मतलब कि 3 बार एट अ टाइम 1 year के लिए बढ़ा सकते हैं। ये पार्लियामेंट ने एक्सटेंशन और मैक्सिमम 5 साल तक, ठीक है। तो सीबीसी एक्ट 2021 में क्या का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ऑर्डर निकाला कि इस एक्सटेंशन को, कि एस के मिश्रा सीट खाली करें, बट उन्होंने नहीं की, ठीक है। और साथ में पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि 5 साल मैक्सिमम हो सकते हैं और 3 बार एट अ टाइम एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। पार्लियामेंट ने अमेंड किया सीबीसी एक्ट 2003 को 21 में और एक्सटेंशन किया 1 year एट अ टाइम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने एस के मिश्रा को बोला था कि आप सीट खाली करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन उनके साथ और क्या हुआ, उन्होंने 1 साल तो टर्म एक्सटेंड हुआ, साथ में 1 साल और 1 साल और, मतलब वो 5th year तक पहुंच गए कि मतलब, तो थर्ड टाइम जब उनका 1 साल के लिए एक्सटेंड किया तो ये इसको फिर चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, वेल सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो फ्लॉज विद द अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून में कोई गलती नहीं दिखती सीबीसी एक्ट 2021 में, कि जो एक्सटेंशन किया कि मैक्सिमम 5 साल +1+1+1, इसमें कोई उनको खराबी नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो फ्लॉज with the amendment, meaning कि center power to extend tenure of ED director और CBI chief is valid। ये ED के लिए भी और CBI के चीफ के लिए भी, दोनों के लिए किया गया था कि 2+1+1+, ये ऐसे किया गया था, ये CBI के चीफ के लिए और ED डायरेक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट को इस अमेंडमेंट में कोई खराबी नज़र नहीं आई, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इट नोटेड दे कैन नॉट बी यूज टू डिफेंड मिश्रा एस के मिश्रा एक्सटेंशन इन दिस इंस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो वैलिड है, लेकिन जो एस के मिश्रा का एक्सटेंशन हो रहा है वो सही नहीं है, आप उसको खाली करें, ठीक है।
अब ये देखते हैं कि जो ईडी के डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन कब करती है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? सीबीसी के चेयरपर्सन होते हैं। ईडी के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। किसकी रिकमेंडेशन पे कर रही है? एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे कर रही है। कमेटी में कौन कौन होगा? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, जो कि उस कमेटी के कौन होंगे? चेयरपर्सन होंगे। विजिलेंस कमिश्नर होंगे जो मेंबर्स होंगे, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी जिनमें कुछ मतलब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सेक्रेटरी हैं, तीन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर ईडी काम करती है। तो ये कमेटी में मेंबर्स होंगे। अब आगे क्या लिखा है? वाइल मेकिंग अ रिकमेंडेशन द कमिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स। आप अगर ऑफिसर्स को किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उनकी इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं कि उनमें क्या इंटीग्रिटीज़ हैं और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। सी क्या लिखा है? नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाल बी। एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट से नीचे के लोग ईडी के अपॉइंटमेंट के लिए, डायरेक्टर ऑफ ईडी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। A director of enforcement shall continue to hold office for a period of not less than 2 years। मैंने बताया कि 2 साल से नीचे तक काम नहीं, मतलब ईडी अपॉइंट नहीं हो सकते। मतलब जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे मिनिमम उनका कितना होगा? 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। बढ़ाएंगे कैसे? 3 बार 1+1+1 करके एट अ टाइम। और अगर आपको बढ़ाना है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। एस.के. मिश्रा के केस में वो रीज़न नहीं बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था। जब उनका पहली बार एक्सटेंशन हुआ था तब भी उनको नहीं हटाया गया। जब उनका थर्ड टाइम एक्सटेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुझे इस कानून में कोई दिक्कत नहीं है जो 21 में अमेंड किया सीबीसी एक्ट 2021 को, लेकिन एस.के. मिश्रा के एक्सटेंशन से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया। A director of enforcement shall not be transferred except the previous consent of the committee। और उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, प्रीवियस कंसेंट चाहिए इस कमेटी का। That's all for today. Thank you. In next video we will learn about PMLA कि मनी और लॉन्ड्रिंग क्या होती है और इसका जो कानून है ये कैसा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने आप को, और आपको मतलब मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।